गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। ट्रेनिंग क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे बिल्डिंग्स में जो पावर आती है वो कितनी पावर आती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, कौन से इक्विपमेंट के अंदर से होके वो जाती है और उस इक्विपमेंट का काम क्या होता है और वो कैसे काम करता है। हम आज इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे मीटर रूम से। जो ये रूम है जिसके सामने आप लोग खड़े हुए हैं, ये वाला, इसको मीटर रूम बोलते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से पावर सप्लाई आती है पहले यहीं आती है, यहीं से जो रीडिंग होती है यहीं पे कैप्चर होती है और हमारा जो बिल बनता है वो उसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो सबसे पहले जो हमारी पावर आती है इस मीटर रूम के अंदर आती है। इसमें सोर्सेज रहती हैं कि हमारे पास सिंगल सोर्स है या डबल सोर्स है, तो जिस हिसाब से हमारी सोर्स होती है ना उसी हिसाब से इसमें VCB इसके अंदर लगे रहते हैं। इसके अंदर जो ब्रेकर लगता है ना HT के अंदर, उसको बोलते हैं VCB। यहाँ पे VCB लगा हुआ। वैसे कई तरह के ब्रेकर होते हैं SF6, बट यहाँ पे जो ब्रेकर लगा उसको VCB बोलते हैं। VCB है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। आज सिर्फ उनके नाम और थोड़ा बहुत डिटेल में बताएंगे। ब्रेकर के बारे में स्पेसिफिक रहेगा वो हम अलग से बताएंगे आपको कि कैसे कैसे उसका डीपली वर्क कैसे होता है। तो ब्रेकर का मतलब हो गया भी ब्रेक करने वाला। जैसे हमारी MCB है, उस मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो भी एक ब्रेकर है कि पावर को काटने और जोड़ने के लिए जिस ब्रेकर का यूज करते हैं, जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसको हम ब्रेकर बोलते हैं। और इसके अंदर सेफ्टी वगैरह भी लगी हुई हैं कि भाई कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाए। जैसे अपनी MCB होती है, घरों में लगती है, कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो ट्रिप करा देती है। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ ज़्यादा ही हम सेफ्टी रखते हैं कि अर्थ फॉल्ट हो जाए जब ट्रिप हो जाए, ज़्यादा अगर लोड पड़े जब ट्रिप हो जाए, शॉर्ट सर्किट होने पे ट्रिप हो जाए, तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन होते हैं उसको बंद कराने के। क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कहीं ब्रेकर ही न जल जाए या कोई लाइन है हमारी वही नहीं जल जाए, तो इसके लिए इसके अंदर सेफ्टियाँ दी जाती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी सप्लाई रहती है वो मीटर रूम में आती है। मीटर रूम में ये जो नीचे लगी हुई हैं ये VCB लगी हुई हैं। VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। यहाँ पर कितने एम्पियर के VCB लगे हुए हैं? 600 एम्पियर के VCB लगे हुए हैं। साथ ही साथ में ना बस कपलर भी लगा रखे हैं इधर। बस कपलर क्या होता है कि जैसे हमारी दो अलग अलग सोर्स होती है ना, जैसे एक DG की सोर्स है और एक हमारी है ट्रांसफार्मर वाली सोर्स है, तो दोनों सोर्स आपस में भिड़े नहीं। अगर दोनों आपस में भिड़ गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उसके लिए बीच में बस कपलर लगाया जाता है। भैया अगर आपको DG चलाना है तो आप DG की सप्लाई को पहले बंद करेंगे, फिर ये इसको ऑन करेंगे, तो वो सप्लाई आपस में भिड़ेंगी नहीं। उसी तरह यहाँ पे बस कपलर का उपयोग क्यों किया गया है? यहाँ पे दो सोर्स लाई गई हैं पीछे से ना दो सोर्स हैं, जिसके लिए बीच में बस कपलर दिया गया है कि दोनों सोर्स आपस में मिल जाएंगी। न्यूट्रल फेस होती है, अलग अलग सोर्सेज को हम आपस में टच हो जाएंगी तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर बस कपलर दिया गया है। यहाँ से जो पावर सप्लाई होती है वो हमारी जाती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। ये जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है वो इसको देखती है। इसके बाद में जो हमारे कंट्रोल में होता है वो होता है VCB रूम। जो नेक्स्ट रूम है हमारा, आप इसके ऊपर भी देख पा रहे हैं कि VCB रूम इसमें लिखा हुआ है। इधर आ जाइए। ये है हमारा VCB रूम।
वीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ क्या होता है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो हमारे यहाँ पर ना उधर से जो सोर्स आई है, यहाँ पर एक सोर्स आ गई है यहाँ पे, इसके बाद में हमारे यहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो ये मेन वीसीबी है, मेन वीसीबी से दोनों दूसरी वीसीबी में सप्लाई चली गई है। जैसे ये मेन आ गई, मेन एक ट्रांसफार्मर 2 के लिए, एक ट्रांसफार्मर 1 के लिए। तो यहाँ से क्या है ना, जो हाई वोल्टेज है वो हमारे ट्रांसफार्मर की तरफ चली गई है। हाई वोल्टेज 11,000 वोल्टेज होगी। इधर कितना वोल्टेज है? नहीं, एलटी वाला जो इधर वाला कौन है, इधर 11,000 वोल्टेज है। कितनी वोल्टेज आई है? 11 kVA है ना। तो 11 kVA यहाँ पर आई है, यानी कि 11,000 वोल्टेज है। ये बहुत खतरनाक होती है, इसके पास जाना नहीं है। जिसको इसके बारे में पूरी जानकारी होगा ना, जब भी इसके पास जाना है। अदरवाइज ये अभी यहाँ तो इंसुलेटेड है, अदरवाइज जो ओपन में वायर होती है ना, तो वो दूर से खींच भी लेती हैं। तो थोड़ा सा इससे दूर हम लोगों को रहना होता है। बट पैनल है, पैनल ना, इसका जो पैनल होता है प्रॉपर अर्थ होता है। इसमें आप देखेंगे तो पैनल को ना प्रॉपरली अर्थ किया जाता है कि इसकी बॉडी में करंट नहीं आए। और सेफ्टी के लिए क्या लगाया जाता है कि हर एक पैनल में लगाया जाता है, अर्थिंग किया जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पैनल पे को अर्थ किया जाता है। अब हम जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे बताओ, कौन बताएगा? ट्रांसफार्मर में। अब हम दोनों ट्रांसफार्मर नहीं खोल लेंगे, एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताएंगे कुछ बेसिक। पहली हमारी सप्लाई आई मीटर रूम, मीटर रूम से वीसीबी रूम में, वीसीबी रूम से ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, कौन बताएगा भाई? क्या काम होता है बताइए? ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। अगर हमें हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो हमारा जो है स्टेप डाउन जो है मतलब इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो है हाई वोल्टेज को हम डाउन करके जो है अपने यूज में ले सकें। लेकिन कहीं अगर जो मतलब हाई वोल्टेज हमें चाहिए तो वहाँ स्टेप जो है आपका जो उपयोग करेंगे। तो हमारा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसको जो है हम अपनी आवश्यकता अनुसार वोल्टेज के लिए प्राप्त करते हैं। ये इन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब हो गया, स्टेप अप मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ानी है ना हमें, तो स्टेप अप का ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। जैसे घरों में भी वोल्टेज कम आ रखी है, वोल्टेज कम आ रही है, हम बढ़ा लेते हैं, जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होते हैं। तो उसी तरह ये वाला है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर एक ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर आता है, एक ड्राई टाइप। तो ये हमारा ऑयल टाइप है, ड्राई टाइप है। तो ये जो हमारे इधर लगा हुआ है ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। ये हमारी जो 11,000 वोल्टेज है उसको 440 वोल्टेज में बदल देता है, और हमें जो नीचे है संतुलित वोल्टेज मिलती है। इसमें जो यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, ये ना कॉइल, इसके अंदर कोर हैं, 3 कोर हैं अलग अलग। तो तीनों कोरों का टेम्परेचर हमें दिखाता है यहाँ पे। और इसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर ब्लोअर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं। जब ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो अपने आप ही वो फैन स्टार्ट हो जाएंगे और बाहर से ठंडी हवा लेके कॉइल के ऊपर फेंकेंगे और ठंडी हो जाएगी। उसी तरह ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में ऑयल रहता है उसको ठंडा करने के लिए। अभी आता है कि जो केबल्स हैं, ये हमारी जो सप्लाई है जो इधर है, ये हमारी है एलटी साइड की सप्लाई है। यहाँ से हमें वोल्टेज अपने 440 वोल्टेज यहाँ से मिले हैं। और इसके दूसरी साइड में, इसके बैक साइड में यहाँ पे एक एक करके, 1 या 2 करके कोई आ सकते हैं, देख सकते हैं की भी है। ये हमारी वीसीबी के पास से आई है और
ट्रांसफार्मर के अंदर चली गई है। तो यहाँ से 11,000 गई और वहाँ से उसने 440 बना दी है। इसमें भी सेफ्टी के लिए ना, ये देखो, ये अर्थ स्ट्रिप लगी हुई हैं। आपकी अर्थ पिट बनी होगी तो इसकी बॉडी को कम से कम 2 से 3 अर्थिंग दी जाती हैं। एक तो हम जो न्यूट्रल निकालते हैं और दूसरी होती है इसकी बॉडी अर्थिंग। तो कोई भी मशीन है हमारी, हम घर पे प्रेस लेते हैं, जिस भी में 3 पिन लगे रहते हैं ना, तो समझो कि उसके अंदर अर्थिंग भी लगी हुई है। जो ऊपर वाला पिन रहता है वो हमारा अर्थिंग का रहता है। उसी तरह जितने भी इक्विपमेंट होंगे, आपकी मोटर है, हीटर है, गीजर है, उसमें अर्थिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसको अर्थिंग भी किया गया। अर्थिंग का मार्क ग्रीन उसका वायर लेते हैं और निशान आप देखना चाहें तो इसका ऐसा रहता है, यहाँ पे मार्क है उसका निशान। नीचे चलेंगे, हमारी यहाँ से हमारी जो पावर सप्लाई है वो हमारे एलटी रूम में गई है। एलटी रूम से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो हम देखेंगे। चलो हम नीचे एलटी में चलते हैं। एलटी आ गई यहाँ से, तो यहाँ से नीचे की पूरी एलटी की सप्लाई कट जाएगी। 2 लगे होंगे ना इसमें एसी भी। हाँ, तो जो ट्रांसफार्मर है हमारा, जो ट्रांसफार्मर है उससे पहले सप्लाई यहाँ पर आ गई है और यहाँ से फिर नीचे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में चली गई है, एलटी पैनल में चली गई है। बहुत कम जगह ये लगाए जाते हैं, बट ये ठीक है, सेफ है। अगर हम ऊपर के ऊपर हैं तो इसको ऑफ करके हम पूरी नीचे की सप्लाई बंद कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम अपने एलटी रूम में आ गए हैं। जैसे एचटी है, एचटी क्या होता है? एचटी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाई टेंशन। और एलटी का लो टेंशन। तो हाई टेंशन इसलिए बोलते हैं कि वहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसको एलटी मतलब यहाँ वोल्टेज रेगुलेटेड वोल्टेज होती है। एसी और डीसी वोल्टेज के बारे में किसको पता है? हाँ, ठीक है। जो बैटरी होती है उसका जो करंट होता है उसको हम डीसी करंट बोलते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर के थ्रू जो आती है उसको हम एसी करंट बोलते हैं। ट्रांसफार्मर ना कभी भी डीसी पे काम नहीं करेगा, एसी पे ही काम करेगा। तो अभी हम ना नीचे पैनल रूम में आ गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे बाहर ट्रांसफार्मर लगे थे, ट्रांसफार्मर से आइसोलेटर पर हमारी सप्लाई जाती है। आइसोलेटर के बाद हमारी सप्लाई आ जाती है यहाँ एलटी पैनल में एसीबी ब्रेकर के ऊपर। ये जो ब्रेकर लगा हुआ है हमारा है 4 एम्पियर का हमारा ब्रेकर है। ब्रेकर हमारे ना एम्पियर में ही आते हैं। जैसे एसीबी है हमारा, वीसीबी है, एमसीबी है, वो उसकी रेटिंग हमेशा ना एम्पियर में ही आती है कि इतने एम्पियर की एमसीबी दे दो, जैसे हम बोलते हैं कि उसी तरह वीसीबी भी एम्पियर में भी आती है। और हमारा जो एसीबी है, एयर सर्किट ब्रेकर है, वो भी एम्पियर में ही रेटिंग में आता है। ये हमारा 2000 एम्पियर का है, 4 पोल ब्रेकर है। ब्रेकर ना 3 पोल में भी आते हैं, 4 पोल में भी आते हैं। तो जो ये ब्रेकर है ये 4 पोल ब्रेकर है हमारा। यहाँ पर लिखा हुआ है EDO। EDO के कौन बताएगा क्या होता है EDO? पता है किसी को EDO ब्रेकर क्या होता है? ब्रेकर ना हमारे एसीबी ब्रेकर 2 तरह के होते हैं, EDO, MDO। EDO होता है इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट, MDO होगा मैनुअल ड्रा आउट। तो मतलब जिसके अंदर मोटर लगी रहती है ना, चार्जिंग मोटर रहती है, उसको हम EDO बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगा रहता है उसमें। कि इससे क्या कर सकते हैं कि जैसे ये मेरा 2000 एम्पियर का ब्रेकर है, इसको मेरे को ज़रूरत नहीं है भी, ये इतना एम्पियर की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सेटिंग से मैं इसको 1000 एम्पियर का भी बना सकता हूँ।
इसके अंदर इस तरह फंक्शन लगा रहता है, ये इधर जो लगा है ना, इससे हम भाई कितनी सेकंड में ट्रिप होना चाहिए, कितनी मिली सेकेंड में ट्रिप होना चाहिए, कितना जर्क लोड आए जब ट्रिप होना चाहिए, तो उस तरह की जो सेटिंग है वो यहाँ पे दी जाती हैं इसकी। ये इसमें 2 बटन दिए हुए हैं, इसको अगर ऑफ करना है और ऑन करने के लिए अगर मैं ये बटन दबा दूंगा तो ये ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। ऑन करने के लिए अगर ब्रेकर हमारा चार्ज हो गया है, चार्ज कहाँ से दिखेगा इसमें, ओके यहाँ पे तो ये दिखेगा कि ऑन है या ऑफ है। इसको थोड़ा जूम करके दिखा दो, इसमें ये दिखेगा ऑन है या ऑफ है। यहाँ पे ये दिखेगा कि चार्ज है या डिस्चार्ज है, ठीक है। तो अगर मेरा चार्ज ब्रेकर होगा, मेरी सप्लाई ऑफ कर दिया मैंने, ब्रेकर मोटर अपने आप ऑटोमेटिक चार्ज कर देती है, इस बटन को दबाऊंगा चालू हो जाएगा। मेरा कई बार क्या होता है भाई मोटर में प्रॉब्लम होगी या कुछ नहीं है, तो इस हैंडल से भी हम उसको चार्ज कर सकते हैं। हैंडल को पूरा नीचे तक पुश करना पड़ता है, इसको 10-12 बार पुश करेंगे तो चार्ज हो जाएगी मोटर अपने आप ही। इसको रैक आउट करने के लिए यहीं पे एक हैंडल दिया जाता है, यह हैंडल है। अगर मुझे ब्रेकर को बाहर निकालना है तो इसी से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे हमारी एलटी लाइन में, ये हमारा ट्रांसफार्मर की लाइन आ गई, हमारा इधर ट्रांसफार्मर की सप्लाई आ गई है। इसके साथ में ही इधर ये ऑरेंज वाला ब्रेकर है, ये हमारा डीजी का है। और इसके बाद में ये हमारा बस कपलर, ये हमारा बस कपलर है। बस कपलर ऊपर भी लगा हुआ था, मैंने बताया था कि जब 2 सोर्सेज अलग अलग सोर्स होती है ना, वो आपस में भिड़े नहीं, या मेरा पैनल है उसमें 2 सोर्सेज हैं और मुझे पूरे पैनल को ही चार्ज करना है तो एक सोर्स से ही, तो उसके लिए भी हम बस कपलर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ये सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए जो 2 बल्ब लगे हुए हैं, अगर मेरे को अपने दोनों डीजी चला के सिंक्रोनाइज करने हैं तो हम इस पैनल के द्वारा उनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ये स्विच होता है, इस स्विच को क्या बोलते हैं भाई? टीएनसी स्विच बोलते हैं इसको। इस पे लिखा हुआ है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। इसको ट्रिप करना है, अगर मैं इसको यहाँ से बंद नहीं करना है तो इसको इस साइड में अगर मैं मूव कर दूंगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। और मुझे यहाँ से भी नहीं दबाना है और इसको क्लोज करना है, मतलब ब्रेकर को ऑन करना है तो इसको हैंडल को इधर कर देंगे हम। तो ये टीएनसी स्विच रहता है। यहाँ पे भी इंडिकेशन दिखाता है कि ब्रेकर ऑफ है तो अभी ऑफ का इंडिकेटर जला हुआ है, ब्रेकर जब ये चार्ज हो जाएगा तो ऑन का इंडिकेशन आ जाएगा, ट्रिप हो गया तो ट्रिप का इंडिकेशन आ जाएगा। इसके अंदर सभी ब्रेकर्स में, हमारे जो मेन ब्रेकर हैं सब में ये दिया हुआ है। जैसे बस कपलर है हमारा, ऑफ है अभी बस कपलर, तो ये हमारा दूसरा सोर्स आ गया है डीजी का, और इधर ये हमारा ट्रांसफार्मर का दूसरा सोर्स आ गया है। अगर मैं बस कपलर को ऑफ रखता हूं तो मुझे पैनल के उधर की और इधर की चीज़ें चलानी हैं। अगर मैं बस कपलर ऑन रखता हूं, ऑफ रखता हूं, अगर ऑफ कंडीशन में रहेगा तो मुझे वो ट्रांसफार्मर भी चलाना पड़ेगा, ये ट्रांसफार्मर भी चलाना पड़ेगा। अगर मैं इस बस कपलर को ऑन कर दूंगा तो ऑन करने में ना इन तीनों जो चारों ब्रेकर हैं, ये 5 ब्रेकर हैं ना जो ये आप देख पा रहे हैं डिफरेंट कलर के, इसमें आपस में इंटरलॉकिंग रहती है कि कभी भी एक साथ में 2 ब्रेकर ऑन नहीं होंगे। आपका ट्रांसफार्मर और डीजी ऑन नहीं होगा। इंटरलॉकिंग की गई है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। कई जगह पैनल में ना मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की गई, इसके अंदर कॉन्टैक्टर के द्वारा इंटरलॉकिंग दी गई है। इंटरलॉकिंग एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, उसमें पैनल के ऊपर ऐसे चाबी लगा के कि 2 की होती हैं, उनमें 3 ब्रेकर होते हैं कि चाहे आप इसको और इसको ऑन कर लीजिए, चाहे इसको और इसको ऑन कर लीजिए, या इसको और इसको ऑन कर लीजिए। बट इसमें
जो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इसके अंदर की गई है, जिससे कि हमारे सप्लाई भिड़ेंगी नहीं, आपस में शॉर्ट नहीं होगा। तो बस कपलर का उपयोग हम सप्लाई को तोड़ने, सपोज मुझे एक ट्रांसफार्मर, दोनों ट्रांसफार्मर चलाने हैं, मेरे पास लोड ज़्यादा हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, सेपरेटली एक ट्रांसफार्मर चला दिया, उधर अपने आप उसने फीड कर दिया, ये बस कपलर ऑफ कर दिया, ये ट्रांसफार्मर ऑन कर दिया, इधर की पूरी सप्लाई अपने आप फीड कर देगा वो। अगर मुझे लगता है जी लोड कम है, अगर हम दोनों ट्रांसफार्मर चलाते हैं, हमारा कॉपर लॉस, आयरन लॉस और बहुत सारे लॉस होते हैं, अगर हमारा लोड कम है तो हमें कम से कम ट्रांसफार्मर ही चलाने चाहिए। हमने ट्रांसफार्मर अपने एक ट्रांसफार्मर बंद कर दिया है, बस कपलर ऑन कर देंगे तो पूरा पैनल चार्ज हो जाएगा। यहाँ से फिर जाता है हमारा अदर डिस्ट्रीब्यूशन। अदर डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आएगा कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेन एसी पैनल है, ये हमारा लगा हुआ है MCCB। MCCB क्या क्या होता है, कौन बताएगा? क्या चीज? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसमें 630 एम्पियर का MCCB लगा हुआ है। यहाँ पे ये इंडिकेशन चल नहीं रहा है अभी, तो ये मीटर लगा हुआ है, इसमें हमें सारी चीज़ें पता लगती रहती हैं, पावर फैक्टर कितना है, वोल्टेज कितनी है, लोड कितना है, तो और रीडिंग भी आती है इसके अंदर रीडिंग भी आती है कि मेरा ये वाले पैनल से या इस वाली सोर्स ने कितनी पावर कंज्यूम की है। उसी तरह ये जितने भी ब्रेकर हैं, हमारी अलग अलग सोर्सेज के लिए ये ब्रेकर गए हैं, ये सारी सप्लाई ना एक मेन पैनल को फीड करेगी किसी को भी, उसको मेन पैनल भी बोल सकते हैं और MDU भी बोलते हैं, MDB। जैसे ये हमारा मेन LT हो गया है, मेन LT पैनल क्या करेगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को, जैसे एक फ्लोर पे चाहे तो हमारा कोई राइजर गया है, राइजर वाले रूम में हमारा MDB होगा, उसको हम बोलेंगे MDB, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उस फ्लोर के लिए। फिर वहाँ से वो भाई हमारी ये इमरजेंसी वाली सप्लाई है या लाइटिंग की सप्लाई है या पावर की सप्लाई है, वो अलग अलग DB में चला जाएगा। DB क्या होती है? DB होती है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो यहाँ से ये आपके एक MDB में जाएगा, MDB से सीधा फिर DB में जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट DB में आई डोंट थिंक कि कोई गया होगा, यहाँ से एक पैनल को सप्लाई गई होगी, पैनल से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। फिर DB पे आते हैं, DB से फिर हमारी जाती है कि अगर हम लाइटिंग DB के बारे में बात करें कि हमने DB अलग अलग बना दी, ये लाइटिंग की DB है, ये पावर की DB है, तो उस लाइटिंग की DB से फिर एक सप्लाई जाएगी हमारी लाइट के लिए। लाइट को हम डायरेक्ट भी देते हैं, बट डायरेक्टली बहुत कम चांसेस होते हैं, उसके लिए एक बोर्ड में जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से बोर्ड में जाएगी, स्विच बोर्ड भी बोल सकते हैं उसको। तो उस बोर्ड से हम स्विच जैसे ही ऑन करेंगे हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। जो हमारा स्विच भी है वो एक तरह से ब्रेकर है, हमने बताया HT में ब्रेकर लगा है, उसको हम बोलते हैं VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। उसके बाद में हमारा LT में आ गया ACB, एयर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद में आ गया MCCB, ये भी ब्रेकर है, मिनिएचर मॉड्यूल क्रेस सर्किट ब्रेकर। तो MCCB ये भी एक ब्रेकर हो गया। तो 1 2 तीसरा ब्रेकर। इसके बाद में MCB रहेगी, ELCB भी लगी रहेगी, पहले ELCB में जाएगा, या RCCB है तो RCCB में जाएगा, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या ELCB है, RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो उसके बाद फिर MCB में जाएगा, MCB भी ब्रेकर हो गया। उसके बाद स्विच बोर्ड में जाएगा, स्विच बोर्ड से हमारी लाइट के अंदर जाएगा। तो आज हम लोगों ने मेन HT से लेके LT तक
कहाँ कहाँ से सप्लाई जाती है, कैसे कैसे जाती है, कौन से ब्रेकर आते हैं। और पैनल में भी एसीबी और बस कपलर के बारे में समझ में आया किसी को, या किसी को कन्फ्यूजन है अभी? बस कपलर ना 2 सप्लाई हैं, सपोज हमारे चाहे 2 ट्रांसफार्मर भी हो सकते हैं। पहले हम 2 ट्रांसफार्मर रख लेते हैं। सपोज ये मेरे दोनों ट्रांसफार्मर हैं, ये लगे हुए हैं आपके। अगर मुझे पैनल के उधर चलाना है तो मैं उस ट्रांसफार्मर को ऑन कर दूंगा, चल जाएगा। उसके लिए मुझे ब्रेकर ऑफ रखना पड़ेगा। अगर आपका बस कपलर ऑफ है और आप उसको ऑन कर देंगे, सिर्फ उधर का चार्ज होगा। फिर मुझे इधर चार्ज करने के लिए इसको चालू करना पड़ेगा, इधर भी चार्ज हो जाएगा। मैं बताया कि लोड कम है सपोज हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक सोर्स को किसी को बंद कर देंगे, बस कपलर को ऑन कर देंगे, तो हमारी दोनों तरफ चल जाएगी। उसी तरह जैसे डीजी है, भाई एक डीजी मेरे लिए सफिशिएंट है, तो क्यों दोनों डीजी चलाऊंगा? तो मैंने बस कपलर अपना ऑन किया, यानी कि उसके कॉन्टैक्ट क्लोज किए, और अपना एसीबी ऑन कर दिया, तो हमारा पूरा पैनल चार्ज हो जाएगा। इसमें हमारा कैपेसिटर पैनल भी लगा रहता है। कैपेसिटर पैनल क्या करता है? पावर फैक्टर अगर मेंटेन नहीं होता तो क्या होगा? पावर फैक्टर अगर मेंटेन नहीं होगा तो हमारा केडब्ल्यूएच बढ़ेगा। केडब्ल्यूएच बढ़ेगा। तो कितना रहना चाहिए ये पावर फैक्टर? ओके, जो यूनिटी है 1 है। अगर आपका 0.99 है ना, पॉइंट आजकल 0.8 ना बहुत पहले रखते थे, अभी जो हम रखते हैं ना 0.9 रखते हैं। 0.9 हमारा रहना चाहिए। डीजी का पावर फैक्टर कितना होता है? 0.8 होता है। डीजी होता है ना अपना डीजल जनरेटर, उसका पावर फैक्टर फिक्स रहता है। उसका पावर फैक्टर होता है 0.8। ये आप लोगों को बहुत सारे को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे कभी और ट्रेनिंग होगी ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पर थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि पावर फैक्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है? तो किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेरी या किसी को कोई पूछना हो हमने जो अभी डिस्कस किया उससे रिलेटेड, किसी को नहीं पूछना कुछ? सर एक चीज़ पूछना है। हाँ, जैसे 2 ट्रांसफार्मर हैं, हाँ हाँ सपोज करिए एक यूज हो रहा है, हाँ। तो क्या एक बंद कर सकते हैं? हाँ 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 कर सकते हैं, बीसीबी से बंद कर दो। मैं दूसरी साइड नहीं, कुछ नहीं होगा। वहाँ बंद करके रखते थे, जो यूज होता था उसको सिर्फ जो बरसात का सीजन रहता है ना, रेनी टाइम में उसको थोड़ा ऑन रखते हैं कि उसमें मॉइस्चर नहीं आए। बाकी दूसरा कोई फंडा नहीं, वो मच्छर सिर्फ बरसात सीजन में आप ठीक, अगर आपको गर्मी है ना, उस कंडीशन में आप उसको ऑफ रख सकते हैं। बरसात के सीजन में भी कोर है उसको, वो उसमें कहीं से मॉइस्चर नहीं घुस जाए, तो इसलिए सिर्फ उसको ऑन रखते हैं। कितनी देर में ऑयल गर्म होना जरूरी है? ऑयल नहीं होता उसमें कुछ भी, वो तो कोर है एक कोर। ऑयल वाला है तो उसको ऑन रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऑयल वाले को तो ऑफ भी कर सकते हैं। सिर्फ ड्राई वाला है ना, ड्राई के लिए सिर्फ ये एक ऑप्शन रहता है कि आपको उसको बरसात के सीजन में उसको ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी कोर में मॉइस्चर आ गया तो शॉर्ट हो जाएगी और जलने का खतरा रहेगा। ऑयल टाइप को कैसे ही बंद कर दो, ऑयल के अंदर अपने आप मॉइस्चर नहीं आएगा। उसके लिए सिल्का जली जो लगी रहती है, अगर जैसे मॉइस्चर उसके अंदर जाएगा, सिल्का जली उसको खींच लेती है। सर एक चीज़ और पूछना था, जैसे आरसीबी और ईएलसीबी, तो सर इसमें जैसे कि बोलते हैं कि आरसीबी लगी हुई है या ईएलसीबी लगी हुई है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मतलब ये आरसीबी लगी हुई है? उस पर लिखा रहता है। पुराना मॉडल हो गया, नाम पुराना हो गया, एलसीडी अब आरसीबी नहीं ज़्यादा आता है, एलसीडी अब बहुत कम है। उसके ऊपर लिखा रहेगा वो एलसीबी है या आरसीसीबी है। मतलब कोई टेक्निकली मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर एक फेस की लाइटिंग अगर जो मतलब एक फेस आर फेस का है, आर फेस का और वाई फेस का न्यूट्रल है, तो मतलब अगर लगाते हैं नहीं, अगर आपकी 3 पोल की वो लगी हुई है ना, आरसीसीबी या एलसीबी लगी हुई है, अगर 3 पोल की लगी हुई है, तो जो एक न्यूट्रल जो उसके अंदर से न्यूट्रल पास करेगा ना, तो वो उसको ही रहेगी, तो उसमें तो वही कॉमन हो जाएगा न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं है। करंट से भी ट्रिप कर जाते हैं। हाँ हाँ, दूसरा कोई लेंगे ना, मैंने अगर आपकी इधर
सिंगल पोल वाली RCCB या LCB लगी हुई है, आप R वाला B में लेंगे ना तो ट्रिप कर जाएगी। मतलब इसे और 3 फेस में ना हाँ, हाँ। जैसे यूपीएस वाला न्यूट्रल लोगे ना तो मारेगी, ट्रिप मार देगी। जैसे सर ELCB अर्थ लीकेज में काम करती है, तो RCCB क्या रेजिस्टेंस से काम हाँ हाँ करती है? हाँ, रेजिस्टेंस से काम रेजिस्टेंस। और कुछ? अच्छा सर, एक चीज ये मतलब कंफर्म कर दीजिए कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, एक तो इसका हो गया 220 वोल्ट AC का हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर आता है DC का, तो ज़्यादातर देख रहे हैं वो DC का ही कॉन्ट्रैक्टर आदमी यूज़ कर रहा है, AC का नहीं देखो, DC जहाँ का पे उसमें यूज होता था, कंट्रोलिंग नहीं नहीं ये जो BMS सिस्टम है, नहीं 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 नहीं, हमारा जहाँ पर भी जैसे ये वाला भी है, जहाँ पर हमारा BMS लगा रहे या PLC लगा रहे ना, वहाँ पर हम जो कॉन्टैक्टर को DC सप्लाई दे देते हैं। तेरी पूरी सप्लाई चली गई तो कॉन्टैक्टर कैसे काम करेगा? तो जहाँ पर हमारा PLC सिस्टम रहता है वहाँ पर स्पेशली प्रेफरेंस किया जाता है कि ये आपका DC वाला कॉन्टैक्टर रहे, क्योंकि पीछे से उसको सप्लाई मिल रही है, किससे? बैटरी से सप्लाई मिल रही है। सब कुछ बंद हो गया तो उससे सप्लाई मिल रही है उसको, इसलिए DC कॉन्टैक्टर यूज करते हैं। जैसे हमारा आप मोटर का जो है स्टार डेल्टा है या उसमें कहीं नहीं यूज होगा, जो अपनी कंट्रोलिंग की सप्लाई रहती है ना उसमें ज़्यादातर DC वाले कॉन्टैक्टर ही यूज किए जाते हैं। रिले होती हैं DC वाली यूज होती हैं, और कंटिन्यूटी बनाए। हाँ, पावर कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। और कुछ? कॉस्ट का भी तो होगा सर। कॉस्ट नहीं, मेनली यही चीज़ एक रखी जाती है, क्योंकि कॉइल उसके अंदर भी रहती है। कॉस्ट में भी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, मैंने अभी देखा नहीं है। बट मेन फंडा क्या होता है कि कंट्रोलिंग। जी, छोटा हल्का होता है और वो DC पे जल्दी काम कर जाता है, इसलिए छोटा लगाया जाता है। फंक्शन का दूसरा कोई रीजन नहीं नहीं, कंट्रोलिंग में जहाँ पे भी रहेगा ना, कंट्रोलिंग में हमारा मोस्टली DC वाला ही यूज करते हैं। और कुछ? ठीक है यार, तो आज हमने पूरा कंप्लीटली सीख लिया है। जो आप लोगों की कुछ क्यूरीज थी, आई थिंक वो भी मैंने जहाँ तक हो सकी हैं सॉल्व हो गई हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी रहती है आप नोट करके रखें, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट जो ट्रेनिंग रहेगी आप उसमें उसको पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट से पहले कहा था कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि सब लोगों को ही आनी चाहिए, बट जितनी ज्ञान है, ये नॉलेज है, जितनी आप लोगों को पता रहेगी ना उतना ही अच्छा रहेगा। बट अधूरा ज्ञान भी बहुत नुकसानदायक रहता है, अधूरा ज्ञान भी बहुत नुकसानदायक रहता है। अगर किसी को नहीं पता है ना किसी सिस्टम के बारे में, तो उसमें जानबूझ के उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए, उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर आप उसमें 100% श्योर हैं तो ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को टच करना चाहिए, क्योंकि वो बैकफायर बहुत जल्दी करता है। आपको शॉक लग सकता है, सर्किट उड़ा सकता है, जो कोई इक्विपमेंट लगाया हुआ है उसको चला सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ना, अगर आपको उसके बारे में पता है अच्छी तरह से तो ही आप उसको छेड़िए। और इलेक्ट्रॉनिक में कभी भी या कोई भी वर्क करते टाइम, स्पेशली इलेक्ट्रिकल, सेफ्टी का खास ध्यान रखना है। बिना सेफ्टी कोई काम हम लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को PPE के बारे में मैं बता चुका हूँ, लोटो किट के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो PPE आप लोगों के पास हैं, अभी लोटो किट आप लोगों के पास नहीं है, PPE हैं, तो PPE का आपको यूज़ करना ही करना है। लोटो किट भी आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया, भी आप कोई काम कर रहे हैं, आप अच्छी तरह प्रिंट आउट लगा दीजिए जब तक नहीं है आपके पास में, या कुछ नॉर्मल लॉक लगा के हम नॉर्मल लॉक लगा सकते हैं। फिर हमें अपनी सेफ्टी का खास ध्यान रखना है। लिख के टांग सकता है, क्या चीज़? मतलब काम करना है तो इसको लिख के भी टांग सकते हाँ हाँ, लिख सकते हैं। सर UPS का भी कुछ हाँ, UPS नेक्स्ट जो ट्रेनिंग रहेगी उसमें, हाँ, सोलर का भी बता दें। सोलर में कुछ बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है। उसमें क्या रहता है, एक केमिकल रहता है जो आपका सोलर पैनल है ना, इधर कौन सा लगा हुआ है, सोलर हीटर था ना, याद वो भी आ गया। कोई नहीं, उसके बारे में, दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों चीज़ें रख लेंगे।
ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।